सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से जरूर से जुड़ें एंड स्टार्ट करते हैं। 24 जनवरी की जो ये टॉपिक्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। कावेरी साउथ वेलार लिंक प्रोजेक्ट है, एक ये टॉपिक है। उसके बाद इंडिया का सागर इनिशिएटिव है, रोडामाइन बी है, विड्रॉल ऑफ फ्रेंच ट्रूप फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका, फिर न्यू सोशल मीडिया लेजिस्लेशन पाकिस्तान का। ऑल दो उसका डिटेल नहीं, बट व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट द फ्रीडम एंड कुछ पॉइंट्स है तो आप आर्गूमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हो। फिर मेंस का क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, क्वेश्चन देख लो। मैरीटाइम सिक्योरिटी विदाउट मैरीटाइम कोऑपरेशन इज अ डिस्टेंट ड्रीम, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया सागर इनिशिएटिव। ठीक है, तो सागर इनिशिएटिव के कंटेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करना, आप अपने आंसर का इवेल्युएशन करा सकते हैं। बी पार्ट ऑफ आकलन सीरीज़ आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो ये नंबर है आपके पास, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लो। देखो ये क्वेश्चंस आपके 5 AM सीरीज़ के अंदर आज डिस्कस हुआ है, तो आप वहीं से आंसर देख लेना। इस पर एक्सप्लेन क्या है। विथ रेफरेंस टू द पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज ऑल्सो कॉल्ड सिमेट्रिक एनक्रिप्शन. It uses two different keys unlike asymmetric encryption which uses a single key for both encryption and decryption. तो 5M सीरीज़ के अंदर जो मॉडलिंग में आती है उसमें इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताया गया है। यू कैन गो थ्रू इट। लास्ट में हम थोड़ा सा पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। PT 730 कोर्स ऑलरेडी जो मैंने 2 years का करंट अफेयर कोर्स लॉन्च किया था तो वो PT 730 ही है। तो PT 730 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी वीडियो मैंने अपलोड किया है, सेकंड आज आ जाएगा। नोट्स साथ में पैरेलली मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप से आपके नोट्स प्रिपेयर होकर आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। सो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 year प्रीलिम्स करंट अफेयर नाम से है, या आप ये नंबर पे आप मैसेज करके कोई क्वेरी है तो आप जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सेंटर येट टू गिव अप्रूवल टू तमिलनाडु कावेरी साउथ वेलार लिंक प्रोजेक्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब इसमें कुछ डिस्कशन आर्टिकल आएगा तो देख लेंगे, बट अभी फिलहाल कावेरी साउथ वेलार लिंक प्रोजेक्ट की बात करें तो ये इसके बारे में कुछ ब्रीफ में चीज़ें देख लेते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वाटर मैनेजमेंट, खासतौर से तमिलनाडु के कंटेक्स्ट में देखा जाए। और देखो क्या है कि जो तमिलनाडु का रीजन है, और है ना, तमिलनाडु हो गया या कहीं भी किसी भी जगह की बात किया जाए, रिवर का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और यहाँ पे इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो पानी की ज़रूरत ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, डिफरेंट एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए पानी की ज़रूरत होती है। सो वी नीड अ बेटर वाटर मैनेजमेंट। तो तमिलनाडु के अंदर ख़ास तौर से वाटर मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी वहाँ प्रोवाइड करना जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। सो एग्रीकल्चर कंटेक्स्ट में देखा जाए तो एग्रीकल्चर कंटेक्स्ट में ये बहुत मैटर करता है इन द स्टेट जहाँ एग्रीकल्चर वाटर की पर निर्भर करता है, खास तौर से जो रिवर्स और इन सब के पानी पे काफ़ी निर्भर करता है। देखो तमिलनाडु की एक खास बात, अभी आप यू ऑल आर अवेयर कि तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है आपका है वहाँ उसके माध्यम से होती है। मतलब जनरली जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है उसके बजाय जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है जो लगभग विंटर का टाइम होता है आई थिंक अक्टूबर का टाइम होता है, उस टाइम पे जो बारिश है तमिलनाडु रीजन के अंदर होती है। ये आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा। अब क्योंकि काफ़ी अधिक जो डिमांड है पानी का वो बढ़ता चला जाएगा, इसलिए ये जो कावेरी साउथ वेलार लिंक प्रोजेक्ट भी मैटर कर सकता है और करता है। अब इसका आर्गुमेंट आप कई जगह पे कर सकते हो। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, सपोज़ करो कि आपसे पूछा जाए कि बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं सरकारों के पास, जो अलग अलग चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। जैसे अगर सपोज़ पॉपुलेशन आपका बढ़ता जा रहा है, उसके बाद मान लो एग्रीकल्चर की बात करें, वहाँ पे पानी का डिमांड बढ़ता जा रहा है, जिस टाइप से अर्बनाइजेशंस हो रही हैं और हम ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, इस पर आप कुछ लिखना चाहोगे तो उस कंटेक्स्ट में मतलब उस कंटेक्स्ट में जैसे आप एक एग्जांपल कोट कर सकते हो कि कावेरी साउथ वेलार लिंक प्रोजेक्ट मैटर करती है। अब इस स्थिति जब स्टेट लेवल पे ये इश्यूज या प्रॉब्लम्स होते हैं तो वहाँ पे सेंटर का रोल भी बहुत मैटर करता है, और ये भी निर्भर करता है कि इनके बीच में रिश्ते कैसे हैं, मतलब जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो किस टाइप से है। तो ये सब चीज़ें जैसे देखो आपका मतलब ये सब कंटेंट आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। जैसे है ना, ज़रूरी नहीं कि आपसे कोई पूछेगा कावेरी साउथ वेलार लिंक के बारे में बताओ और फिर जो है आप इसके बारे में लिखोगे। आपका माइंड हाईलाइट करना चाहिए कि तो अर्बनाइजेशन के क्या चैलेंजेस हैं और उसमें आप कुछ लिख रहे हो तो वाटर इशू, वाटर मैनेजमेंट भी एक बड़ा इशू है और वहाँ पे इन चीज़ों को आप कोट कर सकते हो। तो देखो पानी जो लिंक होगा तो पानी किसके लिए है, एक तो देखो
इफ़ यू कैन टॉक अबाउट इरिगेशन के लिए है, पानी जहाँ ड्रॉट प्रोन एरिया है वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी होगा। एग्रीकल्चर में एक पानी की ज़रूरत है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए भी बहुत मैटर आपका करता है। सो अब यहाँ पे जैसे अभी जुडिशल मतलब चीज़ें हैं, इसको पूरे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए ये देखना कि जैसे अगर आप इस प्रोजेक्ट को रन करते हो, लैंड एक्वायर करते हो, उसका क्या इम्पैक्ट है, एनवायरमेंटल क्या इम्पैक्ट है, और उसके बाद ये है कि जैसे लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को तेज़ करना, लेकिन तेज़ करना है तो उसके इम्पैक्ट भी देखने पड़ेंगे, लोग जो अफेक्ट होंगे, लैंड कैसे आप एलोकेट करते हैं, एनवायरनमेंट पे क्या अफेक्ट है, वो सब चीज़ें हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा, लोकल कम्युनिटी भी इससे काफ़ी अफेक्ट होगी, लाइक है ना, लोकल अफेक्ट कम्युनिटी को फ़ायदा भी है। जैसे अगर कैनाल से कनेक्टिविटी आप इस्टाब्लिश कर देते हो तो एक बेनिफिट उनके लिए ये भी आ जाता है कि पानी का फ्लो बना रहेगा, उनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए भी है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो उनके लिए है कि जैसे जब आप इस प्रोजेक्ट को रन करोगे तो जब आप लैंड को एक्वायर करोगे तो लैंड एक्वायर करने से कई सारे जो लोग हैं वो डिस्प्लेस करेंगे। तो अगर लोग डिस्प्लेस करेंगे तो उसमें फिर काफ़ी सारा रेजिस्टेंस होगा, उसको कैसे मैनेज करते हैं, लोगों के लाइवलीहुड को आप कैसे देखते हो। फिर एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट भी आपका बन जाता है, क्योंकि देखो कभी भी क्या होता है कि जो पहला जैसे जब कैनाल नहीं थी या रिवर का जो ई फ्लो है, ये जो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है उसमें कुछ बदलाव होता है, या कैनाल की वजह से या रिवर के फ्लो की वजह से पानी का इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो जो इकोसिस्टम है दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड। तो एनवायरमेंटल कंसर्न ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें होता ही है, चाहे केन बेतवा लिंक हो या दूसरे किसी ऐसे रिलेटेड आपका हो। तो कई बार प्रश्न जैसे यूपीएससी ने पहले के पीवाईक्यूज अगर आप मेंस के भी देखोगे तो उसमें यूपीएससी ने ऑलरेडी मतलब ऐसे प्रश्न पूछे हुए हैं कि मान लो वाटर लिंकेज है तो उसका इकोलॉजिकल सोशल ऐसे इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। तो इसमें ऐसा कोई किताब से रटने का ज़रूरत नहीं है, आपको बस इन चीज़ों के प्रति थोड़ा जागरूकता होना चाहिए, यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इट, ये मैटर करता है, थोड़ा सोच जो है वो आपको डेवलप करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन नेवी वेसल्स फिनिशेस हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ द मॉरिशस। अब यहाँ से मैंने जो टॉपिक आपके लिए निकाला है वो सागर इनिशिएटिव है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो ये न्यूज़ है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये देखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये देखना है कि ख़ास तौर से कि क्या प्रश्न इस पर बन सकता है। तो यहाँ पे इफ़ यू टॉक अबाउट, यहाँ पे लिखा है सागर इनिशिएटिव की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। तो देखो क्या है कि इंडिया का देखो एक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया का, जैसे है ना, जैसे इंडिया का जो अप्रोच है, तो इंडिया का साफ साफ एक बहुत क्लैरिटी है उनके कि हमें जैसे सपोज़ अगर देखा जाए जैसे ये पूरा का पूरा रीजन है, फॉर एग्जांपल अगर इफ़ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रीजन, तो ये आपका जैसे ये क्या है, इंडियन ओशन रीजन है। तो ये जो इंडियन ओशन आपका रीजन है, इस इंडियन ओशन रीजन के अंदर ये जो पूरा का पूरा इंडियन ओशन रीजन है, इस पूरे रीजन के अंदर ख़ास तौर से जो भी देश हैं आपके, ठीक है, जो जितने भी देश आपके इसके अलोंग आपके हैं, तो इंडियन ओशन रीजन उन सब के लिए बेनिफिशियल हो, ऐसा इंडिया का मानना है। मतलब कि जैसे अगर देश आपस में कोऑपरेट करते हैं, अगर सपोज़ करो देश आपस में अच्छे तरीके से कोऑपरेट करेंगे, तो कोऑपरेशन से ज़रूरी चीज़ क्या हाईलाइट की, इस कोऑपरेशन से जैसे मान लो टूरिज़्म प्रमोट होता है, दूसरा कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, मान लो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, तो जो या रिसोर्सेस बहुत सारे आपके होते हैं, तो सभी चीज़ का बेनिफिट सभी तक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पावरफुल देश हैं और हमारा पूरा उस पर नज़र है, हमने पूरा उस पर अपना वर्चस्व बना लिया और दूसरे को कोई बेनिफिट दे, जैसे दूसरों को कोई बेनिफिट ना दे जैसे चाइना के द्वारा किया जाता है। तो ऐसा कोई अप्रोच हम नहीं ऐसा अपनाते। तो सागर अप्रोच देखो साफ साफ इस चीज़ को बहुत क्लियरली हाईलाइट करता है कि देखो कि सारे जो बेनिफिट्स आपके डिराइव होंगे, उन सारे बेनिफिट का सभी लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा देखो एक चीज़ और इसमें एक बात है कि समुद्री सुरक्षा, ठीक है, जैसे समुद्री सुरक्षा जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए भी चीज़ें बहुत आपकी मैटर करती हैं। समुद्री सुरक्षा मतलब जो मैरीटाइम सिक्योरिटी शब्द जिसके लिए हम जस्ट अ मिनट, ठीक है, समुद्री सुरक्षा जिसे हम मैरीटाइम सिक्योरिटी शब्द जो है यूज़ करते हैं। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी क्या है, मैरीटाइम कोऑपरेशन।
मैरीटाइम कोऑपरेशन आपस में करना, जैसे सपोज़ करो नेवी और ये सब हैं आपकी अलग अलग देशों की, मोज़ाम्बिक ये सब जो देश हैं, इधर जो देश हैं, इधर जो देश हैं, जितने भी देश हैं, और यहाँ पे कई ग्रुपिंग्स ऐसी हैं, तो उनके बीच में प्रॉपर क्या मूवमेंट है, कौन सी शिप आ रही है जा रही है, सबके ऊपर प्रॉपर कोऑपरेशन भी चाहिए। बट जब हम समुद्री सुरक्षा की ही बात करते हैं तो उसमें ये भी ज़रूरी है कि खाली सुरक्षा तभी हम इंश्योर करेंगे जब हमारे बहुत सारी रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हैं। तो भारत का जो ये अप्रोच है, सागर अप्रोच जिसे हम कहते हैं, इसको आपको माइंड में रखना है। और इंडियन ओशन रीजन कंटेक्स्ट में एक बहुत मैटर करता है जिसे हम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल शब्द जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सागर इनिशिएटिव क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। और भारत की जो समुद्री पॉलिसी है, मैरीटाइम पॉलिसी है, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इंडियन ओशन कंटेक्स्ट में। लॉन्च कब हुई है तो ये याद रखो 2015 में है। और इसमें इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी पे फोकस करना, जो देश है उनके बीच में कोऑपरेशन, और जो व्यापार का रूट है उसको एनहेंस करना। तो यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में बहुत क्लियर होने चाहिए। जो ये ऑब्जेक्टिव मेंशन्ड है यहाँ पे, दैट इज़ कि मैरीटाइम जो सुरक्षा है, समुद्री सुरक्षा, दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करना, जितने भी देश हैं समुद्र के किनारे किनारे उनके जो नेबरिंग हैं उनके साथ पार्टनरशिप रखना। और भारत देखो, भारत एक साफ साफ बहुत एक चीज़ हाईलाइट करता है कि देखो, इंडिया का कहना है कि आप जो है ना समुद्र को, मतलब ओशियन को ऐसा मत सोचो कि ओशियन जो है वो बेसिकली डिवाइड कर रहा है देशों को। भारत कहता है कि देखो ये डिवाइड नहीं करता, ये ब्रिज का काम करता है। ब्रिज का काम करता है, मतलब भले लैंड से ना जुड़े हो बट समुद्र के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, तो ये ब्रिज का काम करता है रादर देन जो है हम दूर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये भी भारत ने देखो साफ साफ इसमें कहा इस चीज़ के लिए कि अगर मान लो इंडियन ओशन रीजन है, अगर वो स्टेबल है, अगर वो सिक्योर है ना, तो वो सबके लिए बेनिफिशियल है। अब अगर वहाँ डिस्टर्बेंस है तो किसी के लिए इतना बेनिफिशियल आपका नहीं है। तो ये साफ साफ आपको ध्यान में रखना, मैरीटाइम सिक्योरिटी को इन्हेंस करना। दूसरा, रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाना मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, जैसे बहुत सारी नेवल एक्सरसाइज देशों के साथ आपस में करना। फिर पूरा जो समुद्री रूट है जहाँ से जहाज़ और ये सब जाते हैं उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग करना, सर्विलियंस करना। आपस में देखा जाए तो बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, इनके और जो देश हैं इनके बीच में प्रॉपर कोऑपरेशन होना, जॉइंट पेट्रोलिंग करना, ट्रेड को सिक्योर करना, जो शिपिंग लेन्स हैं उनको सिक्योर करना। ये सब कुछ है। तो ये समुद्री सुरक्षा अगर मेंटेन रहेगी, सस्टेन रहेगी, तो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है और देशों के लिए भी बेनिफिशियल है। देखो चैलेंज, आप ये देखो कि चैलेंज कई सारे आते हैं। जैसे अगर आप ख़ास तौर से देखोगे जो चैलेंजेस हैं, तो चैलेंजेस एक तरफ तो चाइना का चैलेंज है। चाइना एक मैरीटाइम पावर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? इट वांट्स टू बिकम अ मैरीटाइम पावर। तो एक तो मैरीटाइम समुद्री पावर बनना चाहता है, तो एक तो ये बड़ा चैलेंज है। और इस कंटेक्स्ट में वो क्या है, वो लगातार एग्रेशन शो करता है। और है ना, कई जगह पे अपने जो आप देखोगे, हाँ, कई जगह पे उसने अपने नेवल बेस बना रखे हैं। जैसे डिजिबाउती करके देश है, वहाँ बनाया है। इवन अगर आप यूएस की मानो, नॉट इन इंडियन ओशन रीजन बट पनामा कैनाल में भी चाइनाज कंपनीज़ का बहुत प्रेजेंस बढ़ रहा है। तो ये अपने आप को समुद्री, जहाँ से ट्रेड कंट्रोल हो वहाँ पे वो अपने प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है। तो इसको मीट करना बहुत आपका मैटर करता है। दूसरा कि ओशियन को किस तरीके से विश्व के ग्रोथ के लिए कैसे हम जो है ना, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी हमारी जो फिलॉसफी है वो भी क्या है, सागर से ही प्रेरित है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल के कंसेप्ट पे हम प्रोसीड करना चाहते हैं। अब हाइड्रोग्राफी जैसी चीज़ें जब होती हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट हाइड्रोग्राफी, तो हाइड्रोग्राफी कंटेक्स्ट में आपको देखना है कि उसमें जनरली पूरा ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे लैंड, इसके पानी के बारे में, और वो सारा का सारा जो डेटा है वो आगे जाता है वेदर कंटेक्स्ट और बहुत सारी चीज़ों में उसका इस्तेमाल आपका होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं हिडन डेंजर ऑफ रोडाबिन बी। अगर आपको याद होगा तो ये बचपन में ऐसा कोई नहीं होगा जो इसको नहीं खाता होगा, अभी भी हो सकता है खाते हो, बट घर पे अगर आपके कोई खाता है तो उसको अब अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि जो एक आपसे अगर पूछा, रोडामाइन जो बी है, ये एक सिंथेटिक डाई है जो कि यूज़ किया जाता है और बहुत सारे कलर और ये सब करने के लिए इस्तेमाल होता है। हो सकता है मिठाइयों और इस सब में भी होता हो, बट इसको देखना चाहिए कि ये इस्तेमाल ज़्यादा ना हो। क्यों? क्योंकि ये पूरे तरीके से डीएनए को डैमेज करेगा और कैंसर कॉज कर सकता है। टेक्सटाइल में, पेपर में, लेदर जैसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे ये कहीं ना कहीं वाइडली यूज़ किया जाता है, तो इसको देखना है। अब इसमें देखो, अभी जैसे यूएस के अंदर इसको बैन किया गया है कि फूड प्रोडक्ट में आप यूज़ नहीं कर सकते हो, और बच्चों के सेफ्टी के लिए बहुत मैटर करता है, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, उसको देखना है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखो
हेल्थ रिस्क क्या है कि डीएनए डैमेज कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। इंडस्ट्रियल यूज़ में टेक्सटाइल है, पेपर है, लेदर है। ग्लोबल रेगुलेशन की बात करो, एफडीए बैन, ईयू रिस्ट्रिक्शन इंडिया का है ना, तो बहुत सारी जगह पे इसको बैन है, तो हमें भी इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इस फ्रांस इन्फ्लुएंस इन वेस्ट अफ्रीका ओवर, ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है। ठीक है, तो देखो कभी भी कोई आईआर का टॉपिक पढ़ना है तो कुछ पॉइंट्स हमें आइडिया होना चाहिए। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस और डेवलप करना है, और मैप का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। मैप अगर आप अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हैं, मैपिंग जैसा जैसा होता है ना कि मैपिंग का अगर आप अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो वो आप इवन जब आंसर लिखते हैं, यू कैन ड्रॉ द मैप और शो कर सकते। मान लो इंडियन ओशन रीजन से रिलेटेड है तो यू कैन ड्रॉ द मैप और इंडियन ओशन रीजन आपने शो कर दिया। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप बहुत ध्यान में रखना है। अब देखो अफ्रीका की, जब यू टॉक अबाउट द अफ्रीका, तो अफ्रीका के कंटेक्स्ट में जैसे चीज़ें थोड़ा सा आपको आइडिया, जैसे थोड़ा सा आइडिया बिल्कुल हमें होना चाहिए। ठीक है, तो अफ्रीकन कंटेक्स्ट में देखा जाए, जैसे मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, तो अफ्रीका जैसे ये तो आपका इंडियन ओशन रीजन हो गया, दिस इज़ इंडियन ओशन रीजन। और इधर आप देखोगे तो ये अटलांटिक ओशन है, ये आपका अटलांटिक ओशन है। और इधर अगर आप थोड़ा ऊपर चले जाओगे तो यहाँ पे आपका क्या है, यूरोप है, ये पूरा यूरोप है। इधर थोड़ा देखोगे तो मेडिटेरेनियन सी आपका आ जाता है, मेडिटेरेनियन सी आ जाता है। जब आप वेस्ट अफ्रीका शब्द यूज़ कर रहे हो तो वेस्ट अफ्रीका बेसिकली ये पूरा रीजन आ गया। जैसे कई सारे देश इसमें आ जाते हैं, कई देश हो गया, जैसे मॉरिटानिया, माली और इस टाइप के देश आपके आ जाते हैं। अब देखो जैसे सपोज़ करो इस पूरे रीजन में अगर आप जाते हो, सब है ना, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस रीजन, तो यहाँ पे जैसे अगर इफ़ यू लाइक, अगर सपोज इस रीजन में हैं आप, तो जब हम इस रीजन के अंदर है तो यहाँ पे भी कई सारे इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। जैसे इस रीजन में कई सारे टेररिस्ट ग्रुप है, अल शबाब करके एक टेररिस्ट ग्रुप है। ठीक है, तो ये ख़ास तौर से आप देखोगे तो सोमालिया जैसी जगह पे इसका प्रेजेंस है, और काफ़ी अधिक टेंशन केनिया के साथ बना रहता है, वो लोग वहाँ परेशान करते हैं। दूसरा यहाँ पे पायरेसी का, इस जगह पे देखोगे तो पायरेसी का इशू बना रहता है। इधर जैसे देखोगे तो इधर आपका आ जाता है बोको हराम, तो ये बोको हराम करके आ जाता है, तो ये भी अलग से अपना है। बोको मतलब वेस्टर्न एजुकेशन इज़ प्रोहिबिटेड, ये भी टेररिस्ट ग्रुप है। और इस इधर भी आप देखोगे तो ऐसे कई सारे देश आपके आते हैं, आसपास भी कई सारे देश हैं जहाँ पे मिलिट्री कू कैरी आउट हो रहा है। और ये जो मिलिट्री कू का अगर आप रीज़न स्टडी करोगे तो उसमें क्या कहा जाता है कि यहाँ पे दो फोर्सेस इन्वॉल्व है, एक तरफ रशिया है और दूसरी तरफ जो है, रशिया और चाइना भी कई जगह हो सकता है इन्वॉल्व हो, ऑल्दो डायरेक्ट तो नहीं बोला उसने। दूसरी तरफ आपका वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वेस्ट में जो है मेनली जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रेंच है, फ्रेंच की कई सारी कॉलोनीज़ हैं। कॉलोनीज़ मतलब जहाँ उसने पहले रूल किया था, तो अब फ्रेंच जहाँ रूल किया है वहाँ पे उसका प्रेजेंस है, वो अपना मिलिट्री प्रेजेंस रख रहा है। अब क्या है कि एक नरेशन जो वहाँ चलता है जो कि मिलिट्री को के लिए जिम्मेदार है, जैसे जो वहाँ ऑलरेडी प्रिविलेंट सरकार है, जो ऑलरेडी सरकार वहाँ पे बनी हुई है, तो ये कहा जाता है कि देखो ये वेस्ट की जो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ लेड बाय फ्रेंच उसकी बात मानती है, ये नरेशन एक चलता है। और उस कंटेक्स्ट में क्या होता है कि जो कई सारी आर्म फोर्सेस या जो मिलिट्री आपकी होती हैं उसको रशिया और ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और वो मिलिट्री को कैरी आउट करता है। और एंटी वेस्ट या आप कह सकते हो कि एंटी फ्रेंच, ये कहीं ना कहीं वहाँ पे सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं। क्यों? अब इन्होंने क्या है, कॉलोनीज़ बना के रखी थी, मतलब कॉलोनियल पावर हैं ये। तो अब क्योंकि ये कॉलोनियल पावर थे, इन्होंने रूल किया है काफ़ी समय तक, तो कोई बहुत अच्छा काम तो किया नहीं होगा, तो वो सेंटिमेंट पहले से चलता आ रहा है। अब यहाँ पे अभी भी इंडिपेंडेंस के बाद भी अगर इंटरफेस कर तो लोग इतना सहन कर नहीं पाते हैं, तो कई मिलिट्री लीडर्स सामने आते हैं कि बोले हम इसको करेंगे लोगों के साथ मिल के, और कू कैरी आउट करते हैं। तो कई जगह ऐसा भी हुआ है, नॉट मान लो जरूरी नहीं हो फ्रेंच हो, और भी वेस्टर्न इंटरफेरेंस की बात आपकी की जाती है। अब क्या है कि जो मतलब धीरे धीरे जो प्रेजेंस है ख़ास तौर से फ्रांस वो भी रिड्यूस कर रहा है, उसके लिए भी इतना मतलब बेनिफिशियल उसको नहीं लग रहा होगा कि हमारे इतने रिसोर्सेज जा रहे हैं तो हमें क्या जो है यहाँ इन्वेस्ट इतना करना चाहिए। लेकिन देखो अफ्रीका का ख़ास बात आप ये ध्यान में रखो कि अफ्रीका का जो ख़ास चीज़ आती है, ठीक है, जो कि बहुत मैटर करती है, वो ये है कि एक तरफ अफ्रीका के अंदर जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत हैं। रिसोर्सेस ऐसे रिसोर्सेस जो कि जैसे मान लो कहीं आपका यूरेनियम है, कहीं आपके जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं या बहुत इंपॉर्टेंट दूसरे जो मिनरल्स हैं उसका है। ठीक है, तो एक तो रिसोर्सेज बहुत अधिक है। दूसरा जो एक चीज़ है इसका स्ट्रेटजिक लोकेशन है, स्ट्रेटजिक लोकेशन है।
वो बहुत मैटर करता है। धीरे धीरे ये भी डेवलपिंग है, तो और धीरे धीरे और भी इवॉल्व होगा। फ्यूचर के अंदर मार्केट भी एक बन सकता है। अफ्रीका को कोई कंट्रोल करना चाहेगा तो वहाँ पे भी रिसोर्सेज के लिए उसको कंट्रोल करना चाहेगा। तो अब इस सब में चाइना के साथ कंपटीशन चल ही रहा है। चाइना अपने प्रेजेंस को बढ़ाता जा रहा है। रशिया आप देखोगे, रशिया का भी प्रेजेंस बढ़ रहा है। इवन जो कई रशियन वैगनर आर्मी है वो भी कई जगह पे इन्वॉल्व थी, तो दैट इज़ ऑल्सो द केस। सो यहाँ पे देखोगे, इफ़ यू टॉक अबाउट, तो यहाँ पे क्या है कि वेस्ट अफ्रीका के अंदर ये चेंज काफ़ी समय से है। जैसे जनवरी 1 2024 में आइवरी कोस्ट के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया कि फ्रेंच ट्रूप जो है वो विड्रॉ करें देश से बाय द एंड ऑफ द मंथ। और ठीक है, तो यहाँ पे जैसे चाड है या सेनेगल है, सेम चीज़ की गई है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो आइवरी कोस्ट है उसने भी ये अनाउंस किया है। फ्रांस ने अपना जो मिलिट्री प्रेजेंस है कई अपनी पहले जहाँ पे उसने रूल किया है वहाँ पे उसने अपना बना के रखा था। और ये कहा कि हम क्यों बना के रखना चाहते हैं मिलिट्री प्रेजेंस, क्योंकि हम उस देश को बचाना चाहते हैं। इंसर्जेंसी मतलब कोई भी वहीं के लोग हथियार उठा के और पूरे उस सरकार को टॉपल कर दें। सो कई सारे जैसे गेनिंग इंडिपेंडेंस जैसे चाड है, आइवरी कोस्ट, सेनेगल है, तो उन्होंने कई मिलिट्री एग्रीमेंट फ्रांस के साथ साइन किया गया जिसको ये बोला जाता है दैट इज़ फ्रैंका फ्रीक्यू करके, ये शब्द आप याद रखना। और इसी की वजह से ही उन देशों के अंदर फ्रांस का बहुत अधिक इन्फ्लुएंस है। अब लोकल पॉपुलेशन के अंदर ये बहुत ही नेगेटिव एक सेंटिमेंट भी डेवलप हो जाता है कि यार हम आज़ाद हुए फिर भी फ्रांस का इतना जो है प्रेजेंस है, और हमने ऐसे एग्रीमेंट्स भी इनके साथ साइन आपका कर रखा है। तो बहुत सारी ट्रुप्स कई जगह पे प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है। सो और ये ट्रुप्स जो हैं पहले लाइक कई इंसर्जेंट ग्रुप, खासतौर से इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे जो जिससे जुड़े हुए इंसर्जेंट ग्रुप हैं, बोले इनसे बचाने के लिए हम कर रहे हैं। बट कई जगह पे भले मिलिट्री प्रेजेंस है बट वो वहाँ पे भी वायलेंस हुआ और ये नहीं बचा पाए, तो वो भी कहा गया कि इनके प्रेजेंस का क्या फ़ायदा है। तो रीज़न फॉर विड्रॉयल की बात करें, नेशनल सोवरेंटी कंसर्न। प्राइमरी रीज़न जो आपका हाईलाइट इसके अंदर किया है वो नेशनल सोवरेंटी, जिस देश के अंदर प्रेजेंट है तो उनको लगता है कि हमारी प्रभुत्वता बनी रहनी चाहिए। तो इसमें ऐसे कोई डिफेंस एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं रहता। हमारी खुद की सोवरेंटी, जो भी इश्यूज़ हम खुद देखेंगे। और ऐसी ही चीज़ें जो है आप कह सकते हैं दूसरे जो अफ्रीकन देश है, सेनेगल, आइवरी कोस्ट, उन्होंने भी कहा। लोगों का डिससेटिस्फेक्शन है, उनका मानना है कि मिलिट्री का अगर प्रेजेंस है तो कहीं ना कहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। लोकल इंसर्जेंसी भी ग्रो की है और कई जो टेररिस्ट ग्रुप है उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, तो ये कोई मतलब नहीं है। दूसरा ये है कि बहुत सारे जो देश हैं वो नए अलायंस की तरफ जा रहे हैं, मतलब वो अपनी इंटरनेशनल रिलेशन को बढ़ा रहे हैं, वो फ्रेंच पे निर्भर नहीं रह रहे हैं। आप रशिया सपोर्ट कर रहा, चाइना सपोर्ट हो, उसकी तरफ चले जाएंगे। तो माली, नाइजर, बर्किना फासो, इन्होंने रशिया के साथ जो है मिलिट्री टाइज जो है कर ली है, उनके मशीनरीज के साथ कर लिया। उन्होंने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी है, भाई जब आप चाहो तब हम आपके लिए तैयार होकर लड़ना शुरू कर देंगे। ऐसा हम पूरा स्टेशन हो के जैसे फ्रेंच बैठे हैं वैसे हम नहीं रखेंगे। तो कई देशों को ये नए अलायंस ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। फिर अफ्रीकन कंट्रीज, एंड ऑफ फ्रेंच इन्फ्लुएंस, विड्रॉल ऑफ फ्रेंच ट्रूप्स की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं जो फ्रेंच का इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। कई कंट्रीज़ माली, नाइजर, बर्किनो फासो जो है वहाँ पे उन्हें इंसर्जेंसी अभी भी फेस करनी पड़ रही है। रीजनल अलायंस भी कुछ आपके देखने को मिल रहे हैं। तो एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट्स की वजह से कई जैसे देश, चाड, सेनेगल, आइवरी कोस्ट की बात अगर करें तो वो रीजनल अलायंस डेवलप कर रहे हैं कि जिससे कि वो साथ मिलके ही काउंटर टेररिज्म कर सकें। तो फ्रैंक फ्रेक्यू जो एग्रीमेंट्स आपके जो साइन हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि इससे जो आप विड्रॉल जैसे देश कह रहे हैं तो धीरे धीरे जो विड्रॉल है वो स्टार्ट हो जाए। और ये कहीं ना कहीं मतलब लाइक मतलब ये चीज़ आपके हाईलाइट किया गया कि हम अभी मिलिट्री प्रेजेंस तो चलो हम नहीं रखेंगे, क्योंकि अब सब देश अपना हिसाब से करना चाहते हैं। लेकिन अगर मिलिट्री प्रेजेंस के अलावा अगर आर्थिक लेवल पे हमारा जो प्रेजेंस है वो बना रहेगा और हम देश की मदद करते रहेंगे, ऐसा उनका कहना है, जो उनके पहले प्रेसिडेंट्स हैं ये है। लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी फ्रांस का धीरे धीरे आपका रिड्यूस भी हो रहा है। तो यहाँ पे डिक्लाइन इन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी देखने को कंटिन्यूस बेसिस पे मिल रहा है। इंटरनेशनल रेपुटेशन बात करें तो जो मिलिट्री प्रेजेंस है विल आल्सो इम्पैक्ट फ्रांस इंटरनेशनल रेपुटेशन, क्योंकि देखो खास तौर से अफ्रीका जैसे छोटे देश है वो भी उसकी बात नहीं मान रहे हैं। मतलब बार बार ये हाईलाइट करना कि देखो हम यहाँ प्रेजेंट हैं और प्रेजेंट से हम इनको इंसर्जेंसी से बचाएंगे, बट वो नहीं बचा पा रहे हैं। फिर लोग खुद का रीजनल अलायंस बना रहे हैं। फिर उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स और इसका जो एक दिखाते हैं कि देखो हम यहाँ पे रह के और बहुत सारे ह्यूमन राइट्स और इस सब का प्रोटेक्शन करते हैं, बट वो नहीं कर पाते। इससे जो इमेज है वो भी काफ़ी अफेक्ट आपका
होगा। कंपटीशन की बात करते हैं, यूरोपियन इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका, तो रशिया और चाइना जो है और इनको एक कंपटीशन प्रोवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है कि यूरोप का जो प्रेजेंस अफ्रीका में वो रिड्यूस हो रहा है, रशिया चाइना धीरे धीरे उस गैप को फिल कर रहे हैं। सो अब किस टाइप से अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीशेप करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी पे आप बैठ के कब्जा करके या कुछ बोल के आप जो है वहाँ पे वहाँ पे अपने प्रेजेंस को इंश्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑफर चाइना रशिया दे रहे हैं उससे बेटर करना पड़ेगा। और ऑलरेडी क्योंकि नेगेटिव सेंटिमेंट्स कई यूरोपियन जैसे फ्रांस के प्रति है, तो वहाँ पे चाइना रशिया को भी आसानी हो जाती है कि वो अपना प्रेजेंस वहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैपिंग में देख लो, इपानीमा बीच अभी न्यूज़ में, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर टाइटनिंग ऑफ कंट्रोल और सोशल मीडिया, तो ये एक इन्होंने बिल पास किया है, या आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर डिस इन्फॉर्मेशन, तो ये बिल के तहत आपका 3 इयर्स का सज़ा हो सकती है फॉर स्प्रेडिंग डिस इन्फॉर्मेशन। सो इसको अपोज भी किया गया, लेकिन यहाँ पे जैसे पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ हुई है, तो ये मतलब एक तो ये कई बार स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न भी आ सकता है। कई बार जो है सन रीजनिंग टाइप प्रश्न आते हैं, उसमें IR बेस्ड इवेंट्स मेंशन हो जाते हैं। और कई बार आप फ्रीडम या कुछ, या भारत की फॉरेन पॉलिसी या इंडियन नेबर्स में क्या हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ आर्गूमेंट्स लिखना चाहते हो तो वो भी आप ये मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे PT 730 जो कोर्स आपका है वो ऑलरेडी लॉन्च्ड है। ठीक है, एक लेक्चर आ चुका है, नोट्स आ चुका है, स्टडी मटेरियल आपको मैंने अपलोड कर दिया है। अल्टीमेट कोर्स है, तो प्लीज़ इसको मिस नहीं करना। इस साल का अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, 2 इयर्स का प्रीलिम्स का कोर्स है। 1 ईयर का कोई भी जो कंपाइलेशन मार्केट में चल रहा है 9-10 महीने वाला, वो आपके इतने काम नहीं आएगा। अगर आपको चाहते हो तो पिछले साल कितने क्वेश्चन आए वो देख लो। मेरे द्वारा जो सेशन है उसमें अराउंड 50 के आसपास प्रश्न आपके आए हुए हैं। एक सोर्स को भी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। न्यूज़पेपर बेस्ड कंटेंट ही आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि उसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग इन्हेंस होगी। मार्केट में जो कंपाइलेशंस हैं, मैंने फिर कहा है कि आप चाहो तो पिछली बार का कंपाइलेशन देख लें, और जो है देख लो कितने क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस भी हैं, कंपाइलेशंस भी हैं, कितने क्वेश्चंस आए हैं। इतनी कम कट ऑफ इसीलिए जा रही है क्योंकि उन कंपाइलेशंस का इतना रेलिवेंस बचा नहीं है। ठीक है, तो ये है क्रैश कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है, जिसमें 2 साल का प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स प्लस बेसिक्स जितने भी हैं सब कुछ आपका कवर्ड है, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो आप उसका हिस्सा जो है बन सकते हैं। यू कैन डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। कोई क्वेरी इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। और 26 जनवरी को स्पेशल ऑफर भी रहेगा। ऑल्दो आप क्रैश कोर्स अगर जुड़ना चाहते हैं तो यूज़ द कोर्स 5 AM UPSC, तो अमाउंट 50% से रिड्यूस होगा। या इस नंबर पर आप मैसेज करके ऑफर के बारे में जान सकते हैं। आकलन में आप अपने आंसर का इवैल्यूएशन करा सकते हैं। साइंस टेक का भी कोर्स अभी मैंने वीडियो नहीं डाले, बट जल्द डाल देंगे। लगभग 25 के आसपास वीडियोज़ इसमें होंगे, तो वो एक बार तुरंत हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सौरभ पांडे UPSC.com पे आप जा सकते हैं, ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारा कंटेंट है, वो भी आप गो थ्रू हो सकते हैं। आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है, दैट इज सौरभ पांडे CSE ऐप। इस सेशन का PDF आपको मिल जाएगी अलग से, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। ये क्वेश्चन मैंने 5 AM सीरीज़ में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो आप गो थ्रू हो जाओ और कमेंट में मुझे आंसर बताओ इसका क्या है। इस क्वेश्चन को 5 AM सीरीज़ जो मॉर्निंग में आती है, मंडे टू फ्राइडे आपका रहता है, तो प्लीज़ गो थ्रू इट, है ना। और आंसर आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो। ये मेंस का प्रश्न है, मैरीटाइम सिक्योरिटी विदाउट मैरीटाइम कोऑपरेशन इज अ डिस्टेंट ड्रीम, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट द कंटेस्ट ऑफ इंडिया सागर इनिशिएटिव। तो इस पर आप लिख सकते हैं, और कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। यू कैन बी पार्ट ऑफ आकलन प्लस का हिस्सा आप बन सकते हैं। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।